Hello everyone. So we are starting a new series, and in this series we will try to cover the chapters of history from class 6th to class 12th. So here is our first book of class 6th history, our pasts first. I am Radhika Mishra and I am going to explain you the complete chapter thoroughly, and I will try to explain each and every point that is related to the chapter. We will try to cover this chapter in both academic level and competitive level. सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. क्या, कहाँ, कैसे और कब. अब देखिए यहाँ पे एक राशिदा है. राशिदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और अचानक से क्या हुआ कि उसकी जो नज़र पड़ी एक हेडलाइन पे पड़ी और हेडलाइन पे लिखा था 100 ईयर्स अगो. अब वो सोचती है कि कोई भी चीज़ इतने साल पहले हुई होगी तो ये कैसे पता चला होगा. अब देखिए कल की बात आप आराम से रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर में देख सकते हैं. पिछले साल की बात आप किसी से पूछ सकते हैं जिसे याद हो. लेकिन व्हाट अबाउट जो बहुत टाइम पहले हुआ है हम उसके बारे में डिटेलिंग कैसे करेंगे. सो हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट. पास्ट के बारे में हम कैसे जान पाएंगे. तो बहुत सारी चीज़ हैं जिसके तरीके से हम जान सकते हैं. जैसे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनकी लाइफ्स कैसी थी, हंटर्स की, हर्डर्स की, फार्मर, रूलर, मर्चेंट, प्रीस्ट, इन सब की लाइफ कैसे थी. और उसके अलावा हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो बच्चे थे वो गेम कैसे खेलते थे. तो व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट. तो ये चीज़ें हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं. अब वेयर डिड पीपल लिव. लोग जो थे वो रहते कहाँ थे. तो अब से अगर हम बहुत टाइम पहले की बात करें तो वो रिवर्स के किनारे रहा करते थे. रिवर्स के किनारे क्यों रहते थे? क्योंकि पानी तक पहुंचने के लिए उनको फिर कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता था. मान लो वो पानी से बहुत दूर रहते तो डेली लाइफ के लिए वाटर आता कहाँ से. वहाँ पे कोई ऐसा टैप सिस्टम तो था नहीं, ना ही कोई पाइपलाइंस वगैरह थी. तो वो इसीलिए नदियों के पास रहा करते थे. और ज़्यादातर जो लोग थे वो कैसे थे? स्किल्ड गैदरर्स. गैदरर्स कौन से लोग होते हैं? वो पीपल जो अपना फूड क्या करते हैं, गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं. और वो क्या था कि बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में जानकारी रखा करते थे. वो एनिमल्स भी हंट किया करते थे. अब देखिए जो ये आपको मैप दे रखा है. मैप के अंदर किर्थर हिल्स नॉर्थ वेस्ट में दे रखी है आपको. उसके अलावा गारो हिल्स है यहाँ पे. सी, दीज आर गारो हिल्स. ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है और ये अदर रिवर्स दे रखी हैं. इसको आप आराम से बुक में देख सकते हैं. सो जो ये लोग थे ये स्किल्ड हंटर गैदरर्स भी थे. और कुछ एरियाज़ की बात करें तो जहाँ पे मेन और वुमेन ने क्रॉप्स भी ग्रो करना स्टार्ट किया था. जैसे कि वीट और बार्ले लगभग 8,000 साल पहले इन्होंने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था. और एनिमल्स रियर करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने. कौन कौन से एनिमल्स? शीप, गोट, कैटल्स. और विलेजेस में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था. अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर भी धीरे धीरे डेवलप होने लग गया था. और जो प्लेसेस हैं जहाँ पे राइस पहली बार ग्रो हुई थी वो कहाँ पे है? वो विंध्या की साइड में है. अब रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज को जब हम देखते हैं, अब रिवर इंडस को इम्पॉर्टेंट इंडस रिवर क्यों है? क्योंकि बहुत सारी जो सिविलाइजेशंस थी वो इंडस रिवर्स के आसपास ही थी. अब ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती है? ट्रिब्यूटरीज होती है छोटी छोटी नदियाँ जो उस नदी से निकल रही है, या फिर छोटी छोटी नदी जो उस नदी में जाके मिल रही है. अब अगर हम 4700 ईयर्स अगो की बात करें तो कुछ जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी वो फ्लरिश होती है बैंक्स ऑफ द रिवर्स में. बाद में अगर हम बात करें 2500 साल पहले तो जो रिवर्स जो थी वो धीरे धीरे और बेटर होने लग गई. जो वहाँ पे सिविलाइजेशन थी गंगा के सामने वो रहने लगे, गंगा के आसपास. और उसके अलावा क्या हुआ कि जो एंशियंट टाइम्स था उसमें जो गंगा के पास सिविलाइजेशन जो थी, जो लोग रहने स्टार्ट हुए थे, उन एरिया को मगध कहते हैं. मगध आज के टाइम पे बिहार का पार्ट है. यहाँ पर बहुत ही पावरफुल रूलर्स हुए थे जिन्होंने बहुत बड़ा किंगडम बनाया था, बहुत बड़ा राज्य बनाया था. लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी किया करते थे. बीच में हिल्स भी थे, हाई माउंटेन्स भी थे जैसे कि हिमालयाज आ गया, डेजर्ट्स थे, सीज थे. और कई बार ये जर्नी
बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती थी उनके लिए, बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं था। मैन और वुमेन फिर भी ट्रैवल करा करते थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइवलीहुड ढूंढ रहे थे, वो बेटर लाइफस्टाइल चाहते थे। उसके अलावा हो सकता है डिजास्टर जैसे कि फ्लड ड्रॉट से बचने के लिए कई बार वो क्या करते थे, आर्मीज में यानी कि पूरी सेना के साथ, लाइक सब लोग बिल्कुल ग्रुप में चलते थे, और जहां जहां जाते थे उन्होंने लैंड को वो जीत के आ जाया करते थे, उनको कॉन्कर कर लिया करते थे। अब जो मर्चेंट्स थे वो क्या किया करते थे, वैल्यूएबल गुड्स के साथ ट्रैवल किया करते थे, क्योंकि वो पता चले कि रास्ते में कोई खरीदार आया उसे बेच देते थे। और जो रिलीजियस टीचर्स थे वो भी विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन घूमा करते थे और एडवाइस दिया करते थे लोगों को, अपना ज्ञान बांटा करते थे। और कुछ लोग एडवेंचर के लिए घूमा करते थे। आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों के ट्रैवल करने के बहुत सारे रीजंस जो हैं वो हो सकते हैं। अब लोग को मिलने के लिए कई बार हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे माउंटेन, सब चीज़ें क्या करनी पड़ती थी, क्रॉस करनी पड़ती थी। अब इस मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट्स है, इससे लोगों को फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि कल्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। जो लोग आते थे वो शेयर करते थे कि वो किस तरीके से स्टोन्स पे कार्विंग करते हैं, यानी कि स्टोन्स पे डिजाइन बनाते हैं, आर्टिफिक्स बनाते हैं, म्यूजिक कैसे कंपोज करते हैं, कुकिंग कैसे करते हैं। तो इन सब से क्या हुआ, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो बहुत ज्यादा एनरिच और डेवलप होना शुरू हो गया। हम नेम ऑफ द लैंड की बात करें तो जहाँ हम रह रहे हैं, हमारी कंट्री, उसके दो नाम है, इंडिया और भारत। अब ये नाम आते कहाँ से हैं? तो इंडिया नाम आता है इंडस रिवर से। इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु भी बोला जाता है। अब जो ईरानियंस थे या जो ग्रीक्स थे, जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे लगभग 2500 साल पहले, वो इंडस से काफ़ी फेमिलियर थे, इस नदी से, और वो इसको इंडोस या हिंदोस बोला करते थे। और जो भी लैंड इसके ईस्ट में था उसे इंडिया बोला करते थे। तो ईरान के हिसाब से हम किस में आते हैं? ईरान के थोड़े से ईस्टर्न साइड में आते हैं। जैसे अगर हम देखें, अगर हम मैप्स की बात करें, तो अगर ये चीज़ है, तो जो हमारा नॉर्थ साइड होता है, मान लो ये, तो इसे नॉर्थ कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं, इसे ईस्ट कहते हैं, और इसको बोलते हैं वेस्ट। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान लगभग इधर है और इंडिया लगभग इधर है। तो ईरान के लगभग ईस्ट में ये लैंड है और इंडस रिवर लगभग यहाँ पर है। तो ईरान के ईस्ट में ये लैंड है, तो इसीलिए इसको उन्होंने क्या नाम रख दिया? इंडिया नाम रख दिया। तो ये जगह इंडिया नाम से फेमस हो गई। भारत नाम कहाँ पे यूज हुआ है? तो भारत नाम का मेंशन ऋग्वेद में किया गया है, जो कि संस्कृत में कंपोज की गई थी, और इसको बाद में कंट्री ने अडॉप्ट कर लिया था। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हमें फाइंड आउट कैसे मिलते हैं? ये देखिए, ये एक मेन्यूस्क्रिप्ट है। मेन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है कि जब कोई चीज़ हैंड रिटन होती है, तो पुराने टाइम पे मेन्यूस्क्रिप्ट थी। अब ये वाली मेन्यूस्क्रिप्ट जो है वो कैसे बनाई गई है? बहुत सारी लीव्स को जोड़ जोड़ के बनाई गई है और उस पे फिर राइटिंग्स की गई है। तो बहुत सारे वेज हैं जिससे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि रीडिंग करना बुक्स की, या मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रीड करना। मैन्यूस्क्रिप्ट्स का नाम मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्यों है? क्योंकि लैटिन में जो मेन्यू का मीनिंग क्या होता है, वो हैंड होता है। अब बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जो नष्ट हो चुकी हैं, क्योंकि उनको कीड़े मकोड़े जो थे वो खा गए, या कुछ और रीज़न की वजह से वो वेस्ट हो गई। पर बहुत सारी जो थी, जिसको प्रिजर्व करके टेम्पल्स या मोनास्ट्रीज में रखा गया था, वो आज भी वहाँ पे सेफ हैं। तो इन बुक में क्या है, रिलीजन्स, बिलीव्स के बारे में, और उसके अलावा किंग्स की लाइफ के बारे में, मेडिसिन, साइंस, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनका जिक्र किया गया है। उसके अलावा पोएम्स, प्लेज, जो कि संस्कृत में लिखी गई हैं, कुछ प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। प्राकृत लैंग्वेज कौन सी थी? जो वो लैंग्वेज वो ऑर्डिनरी पीपल यूज किया करते थे। उसके अलावा तमिल भाषा में लिखी गई थी। अगर हम इंस्क्रिप्शंस की बात करें, अब देखिए स्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस में क्या अंतर है। स्क्रिप्ट्स होती थी जो ज़्यादातर लीव्स वगैरह पे लिखी जाती थी, और इंस्क्रिप्शंस होती थी जो हार्ड सरफेस पे लिखी जाती थी। डिफरेंस क्लियर है? अब हार्ड सरफेस जैसे कि स्टोन हो गया, मेटल हो गया, कई बार ये चीज़ें बोन्स पे भी लिखी जाती थी। तो किंग कई ऑर्डर करा करते थे कि इस तरीके से ये चीज़ उसके बारे में इंस्क्राइब करनी है। और अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस हैं जहाँ पे मैन और वुमेन जो हैं उन्होंने अपने बारे में, अपनी विक्ट्रीज के बारे में कौन लिखता था? जो किंग्स और क्वींस हुआ करते थे। तो जो भी विक्ट्रीज होती थी बैटल में, उनको वो इस तरीके से लिखा करते थे।
और इन सब चीज़ों की जो स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। आर्कोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं, बिल्डिंग्स के जो रिमेन्स हैं, जो स्टोन ब्रिक से बने हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर, उन सबको स्टडी करते हैं पुराने टाइम की। एक्सकवेशन जो होता है वो करते हैं। एक्सकवेशन क्या क्या मतलब होता है, अर्थ के अंदर डिग करके कोई चीज़ निकालना, ताकि वहाँ से टूल्स, वेपन, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, ये सब चीज़ें मिल सकें। और बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसके बने होते हैं, स्टोन्स के और बोन्स के, बेक्ड क्ले के या फिर मेटल के, ये सारी चीज़ें बनी होती हैं। और कई सारी चीज़ें ऐसी हार्ड होती हैं जो इम्पेरिशेबल होती हैं, यानी कि जो बहुत ही लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकती हैं। अब ये ओल्ड इंस्क्रिप्शंस दे रखे हैं इनके बारे में। ये लगभग कितने साल पुराना है, 2250 साल पुराना है। और कहाँ पे मिला है, कांदाहर में, जो आज के टाइम के अफगानिस्तान का हिस्सा है। और इसमें अशोका नाम के रूलर के बारे में लिखा गया है। अशोका बहुत ही महान रूलर थे, वो बहुत ही ब्रेव रूलर थे, जिनके बारे में हम चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे। और इस स्क्रिप्ट्स में, किसी भी स्क्रिप्ट में क्या होता है, लेटर्स होते हैं, साइंस होते हैं। और इस अगर हम पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, ग्रीक टॉप में और अरामिक बिलो में। अब देखिए ये जो पॉट है ये बहुत ही लगभग पुराना, ऐसा माना जाता है कि 4700 ईयर्स अगो पहले ये वाला जो पॉट था वो यूज़ किया गया था। ये देखिए ये 2 टाइप के कॉइन्स हैं, ये माना जाता है 2500 ईयर्स अगो जो थे, इस टाइप के कॉइन्स जो थे, सिल्वर कॉइन्स, वो यूज़ होना शुरू हो गए थे। अब आर्कोलॉजिस्ट बोन्स पे भी स्टडी करते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश की, ताकि पता चल सके कि लोग खाते क्या थे पास्ट में। जो प्लांट्स रिमेन्स हैं वो ज़्यादातर सर्वाइव कैसे कर जाते हैं कि अगर आप उसको बर्न भी करोगे ना, फिर भी वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में, इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहेगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट इसके बारे में स्टडी करते हैं। हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस कौन होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। वो अगर कोई भी चीज़ स्टडी कर रहे हैं तो उसके साथ वो उसका सोर्स भी लिखते हैं कि अगर ये इनको मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली है तो कहाँ से मिली है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, यानी कि इसका मतलब क्या हो सकता है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशंस। आपको जो मिला है आप उससे क्या मतलब निकाल रहे हो, और जो मतलब आप निकाल रहे हो उसके आप क्या सबूत दे पा रहे हो, वो चीज़ ही तो ट्रुथ है। तो मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, आर्कोलॉजीज, जो कुछ सोर्सेस थे जब वो मिल जाया करते थे तो वो एक तरीके से चीज़, जर्नी खत्म नहीं हो जाती थी, इनफैक्ट वो शुरू होती थी। इट्स लाइक एन एडवेंचर। आपने कोई चीज़ सर्च करना स्टार्ट किया, आपको थोड़ा सा पता चला उसके बारे में, फिर गेट वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दैट थिंग, आपको और जानना है और जानना है, और फिर वो जो भूख है उस चीज़ को प्राप्त करने की, उस लेवल तक पहुंचने की कि मुझे ये सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करनी है, तो ये बहुत ही खतरनाक एडवेंचर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हिस्टोरियंस होते हैं या आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो डिटेक्टिव्स के जैसे ही होते हैं। क्लूज फाइंड करते हैं, पास्ट के बारे में जानकारी फाइंड करते हैं, उसके बाद कई सालों की रिसर्च, स्टडी, मेहनत के बाद वो जाके एक किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या पास्ट एक ही था या बहुत सारे थे। आपने देखा होगा हमारी बुक का नाम ही आर पास्ट है। पास्ट का मतलब क्या है कि हर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए पास्ट अलग है। फार्मर्स के लिए अलग है, हर्डर्स के लिए अलग है, किंग क्वींस के लिए अलग है, मर्चेंट्स के लिए अलग है, क्राफ्ट पर्सन्स के लिए अलग है। अगर हम आज के बारे में भी बात करें, अब आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर लाइफ, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइफ, जिंदगी के बारे में, शहर के बारे में, देश के बारे में क्या सोचते हो, तो ऑब्वियस सी बात है सबका व्यू पॉइंट अलग होगा। सबका व्यू पॉइंट अलग क्यों होगा, क्योंकि सबकी लाइफ अलग होगी। अगर आप पीएम से वो चीज़ पूछते हो तो वो उसको अलग तरीके से बताएंगे। अगर आप किसी फार्मर से, सोल्जर से या मुझसे वो कुछ चीज़ पूछते हो तो मैं उस चीज़ के बारे में बिल्कुल अलग ओपिनियन रखूंगी। तो ऐसा ही हमारे पास्ट के साथ भी है। जैसे जो आज के समय में अगर हम बात करें तो जो अंडमान आइलैंड्स में बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे फिशिंग, हंटिंग से गुजारा चला रहे हैं। और अगर हम इधर मिडिल ऑफ द कंट्री की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेन्स वगैरह पे जिंदा है या ग्रेन्स वगैरह खाते हैं। तो पास्ट में भी ये डिफरेंसेस होना बहुत लाजम सी बात है। और उसके अलावा अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस क्या है कि जो किंग्स थे या जो क्वींस थी वो क्या करते थे, उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने इंस्क्रिप्शंस बना रखे थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनके बारे में। लेकिन जो फार्मर्स वगैरह हैं, गैदरर्स हैं या हंटर्स हैं, फिशिंग फॉक्स हैं, उनके बारे में कोई इंस्क्रिप्शंस नहीं है, क्योंकि वो इतने अपने आप को उस समय महान नहीं समझते थे कि हम कुछ राइट करके जाएं, हम कुछ इंस्क्रिप्शंस बना के जाएं कि वो बाद में स्टडी हो। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करके जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। अब डेट्स का क्या मतलब है, अब देखिए बहुत सारी जगह आपने देखा होगा
AD लिखा होता है, कहीं पे BC लिखा होता है, कहीं पे BCE लिखा होता है। तो इसके मतलब क्या होते हैं? देखिए, जो AD है वो टर्म कहाँ से, जो डेट है वो यूज कहाँ से की जाती है? इस पर्टिकुलर पॉइंट से। पर्टिकुलर पॉइंट है जब जो जीसस क्राइस्ट थे उनका बर्थ हुआ था। तो जीसस क्राइस्ट के बाद का जो टाइम है उसको बोलते हैं AD, AD। और जो जीसस क्राइस्ट से पहले का टाइम है उसको बोलते हैं BC। तो AD, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। और BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। तो अगर हम बात करेंगे जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की, तो 1 AD, 2 AD, 3 AD। जैसे अगर हम आज के समय की बात करें तो इट इज़ 2020 AD। तो यहाँ पे डेट क्या होती है, आगे की तरफ जाती है। लेकिन अगर हम पास्ट में बात करें तो जैसे यहाँ पे क्या था आपका, अगर हम बात करें 200 BC, तो 200 BC के बाद क्या आएगा? 201 BC नहीं आएगा, वो आएगा 199 BC। और 199 BC के बाद क्या आएगा? 198 BC। यानी कि BC में एज अगर बढ़ती है तो पीछे की तरफ चलती है, AD में वो आगे की तरफ चलती है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर गिवन दे रखी है। अब AD का मतलब क्या होता है? AD मीन्स एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जब भगवान धरती पर आए। CE या BC का मतलब, अब कई जगह AD जो होता है वो उसको हम लिख देते हैं C मीन्स कॉमन एरा। BC का मतलब क्या होता है? जो बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर क्राइस्ट, जो उससे पहले का टाइम है, ये बोला जाता है। और ये टर्म्स जो थी क्रिश्चियन एरा की थी, बट बाद में इसको बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया। हमने लगभग 200 साल पहले इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया था। अब एक जगह BP भी यूज़ होता है। और BP का क्या मतलब होता है? बिफोर प्रेजेंट। कुछ जगहों पर आपको ये भी देखने को मिलेगा। अब ये देखिए, ये किस तरीके से मैन्यूस्क्रिप्ट्स में वो लैंग्वेज में यूज़ किया करते थे। और जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे साइंस हैं, वो यूज़ किया करते थे वहाँ पर अपनी डेली लाइफ में। और इंस्क्रिप्शंस हार्ड सरफेसेस पे लिखी जाती थी। कई सारी इंस्क्रिप्शंस बहुत सालों पहले लिखी गई थी। जो लैंग्वेजेस यूज़ वो करते थे वो टाइम टू टाइम चेंज होती थी। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड? दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डेसिफरमेंट। अब वो लिखा क्या है, वो हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं या जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको कैसे पता? तो वो बहुत ज़्यादा इस पे स्टडी करके, रिसर्च करके एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और उस कंक्लूजन को, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोला जाता है डेसिफरमेंट। अब वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी जो डेसिफरमेंट की है वो इजिप्ट से आती है। और जहाँ पे किंग्स और क्वींस लगभग 5000 साल पहले रहते थे। तो रोजेता नाम का एक टाउन है जो नॉर्थ ईस्ट में है, इजिप्ट में, जहाँ पर इंस्क्राइब्ड स्टोन्स जो थे वो पाए गए थे। बहुत सारी लैंग्वेजेस थी यहाँ पे। ग्रीक थी, और जो मेन लैंग्वेज थी वो ग्रीक थी, और 2 अदर फॉर्म ऑफ इजिप्शियन लैंग्वेज थी। स्कॉलर्स उसको रीड करे बहुत ज़्यादा। और उसके बाद उन्होंने क्या फिगर आउट किया था कि जो ये लोग नाम लिखते थे किंग और क्वीन का, वो हमेशा एक छोटे से फ्रेम में लिखा करते थे। जैसे मान लो अगर कहीं की क्वीन कोई भी है, मान लो क्वीन का नाम था शिजुका। अगर मान लो क्वीन थी शिजुका, तो वो इस तरीके से शिजुका लिखा करते थे। और शिजुका लिखने के बाद वो उसको एक छोटे से फ्रेम में इनक्लोज कर देते थे। अब वो कैसा भी फ्रेम जो था बना सकते थे, फ्रेम के ऊपर वो डिजाइनिंग किया करते थे। और उसके बाद वो क्या किया करते थे, उनके साइड्स में वो कुछ इजिप्शियंस लेटर्स जो थे वो लिख दिया करते थे। और लेटर के साथ साथ वो ऐसे लेटर्स लिखा करते थे जिससे वो जो लेटर से वर्ड बनता है उसकी साउंड आती है। यानी कि लाइन लिखेंगे तो लाइन के बराबर में वो एल लिख देते थे। तो इस तरीके से वो काम किया करते थे। ये हमें पता कैसे चला? डेसिफरमेंट के बाद। अब डेसिफरमेंट क्या है कि वो जो लैंग्वेज है उसको लिखा क्या है, ये सारी चीज़ें स्टडी और समझने के बाद। और वो जो छोटा सा फ्रेम बनता था नाम के किनारे में उसको बोलते थे कारताउच। सो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा सा इजी सा चैप्टर है। आई होप आपको समझ में आया है। इफ देर इज एनी सजेशन, एनी क्वेरी, कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू एंड आई विल ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन एज soon as possible. So thank you so much. Meet you all in my next video. Thank you.